काउंसिल बताया। ठीक, इन 5 जोनल काउंसिल पे जो है ड्यूटी भी नंबर आपने देखे हैं। ठीक, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी जोनल काउंसिल का नंबर नहीं है। उसको नोट करके लिख दीजिए, नोट करके NOTE नोट करके लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश प्रयास करके लिखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यूनियन टेरिटरी। NOTE नोट, इसी में जो जोनल काउंसिल है इसी में आपको आगे बढ़ाना है। तो केंद्र शासित प्रदेश प्रयास करके टू यूटी प्रयास करके कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी जोनल काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, किसी जोनल काउंसिल के सदस्य नहीं हैं। 2 UT namely अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड लक्षद्वीप are not members of any of the zonal councils। किसी जोनल काउंसिल किसी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं। अब जोनल काउंसिल का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें देखते हैं। कॉम्पोजिशन माने उसकी संरचना क्या है? संरचना जोनल काउंसिल की संरचना देखिए क्या है। देखिए 5 है ना, 5 है काउंसिल। तो इन 5 का जो अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है, जब मान लीजिए नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो गृह मंत्री उसका चेयरपर्सन बनेगा। सभी राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे। यूटी है वहां पर का मुख्यमंत्री है तो वो आएगा, और वहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अब सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है तो वहां पर जो है गृह मंत्री जाएगा। वहां का जो एरिया होगा किसी एरिया में बात बनाई जाएगी। जैसे अभी जब वेस्टर्न जोनल काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी तो वो मीटिंग की गई थी गुजरात में गांधीनगर में। इस प्रकार से मान लीजिए सदर्न जोनल काउंसिल दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग हो रही है, हो सकता है चेन्नई की जाए, हो सकता है हैदराबाद में की जाए, हो सकता है बेंगलुरु में की जाए, कहीं की जाएगी। तो जब की जाएगी तो उसका चेयरपर्सन कौन जाकर वहां बनेगा? गृह मंत्री अमित शाह। उस जोन के जितने चीफ मिनिस्टर हैं सब वहां बैठेंगे, और उस जोन में अगर कोई जो है यूटी पढ़ रहा है तो यूटी में अगर मुख्यमंत्री है तो वो जाकर वहां बैठेगा, और अगर यूटी नहीं है, यूटी पढ़ रहा मुख्यमंत्री नहीं होता वहां पर, तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा बैठेगा। इस प्रकार से वहां बैठेंगे, बैठ के आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे की शिकायतों को सुनेंगे, उनकी क्या समस्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिस्प्यूट है, वहां बातचीत की जाएगी। और बातचीत करने के बाद कुछ हमारा रिकमेंडेशन किया जाएगा कैसा कि इसको इस प्रकार से निपट लीजिए, बात को खत्म कीजिए। ठीक, तो ये एडवाइजरी और डिलिबरेटिव बॉडी है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पे तो आपस में बातचीत करके और मामला निपटा दे, उसके बाद में मामला नहीं निपटता है तो भैया कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक, ये क्यों? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर यूनिटरी सिस्टम होता, एक कार्पोरेट शासनप्रणाली होती तो वहां पर तो अकेले केंद्र सरकार का ही बोलबाला होता, राज्य की कोई हैसियत होती तो उनके कोई विवाद नहीं पैदा होते। यहाँ राज्यों को एक ऑटोनॉमी दी गई है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के पास अपना इंडिपेंडेंस होता है, राज्यों के पास एक प्रकार की सॉवरेनिटी होती है, तो इसलिए जो है वो झगड़ देते हैं, उनके पास हिम्मत होती है झगड़ने की। ठीक, तो वो झगड़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तभी जो मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो पाएंगे। जब तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे और अलगाववाद, क्षेत्रवाद पैदा होता है, भाषावाद पैदा होता है, माइनॉरिटी की समस्या पैदा होती है, बहुत सारी समस्या होती है जो आपस में मिल बैठकर सॉल्व की जा सकती है। तो इसलिए जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां आपको ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई प्रणाली, ऐसा कोई तंत्र नजर आएगा। वो संविधान के द्वारा भी बनाया जा सकता है, वो लॉ के द्वारा भी बनाया जा सकता है, और संविधान लॉ से एकदम अलग हटकर नीति आयोग से संस्था बनाई जा सकती है, जहां आओ मिल बैठ के बातचीत कर लो और मामला को सॉल्व करो, ताकि देश का राष्ट्रीय एकीकरण हो, देश का भावनात्मक एकीकरण हो, और जो विकास काल है वो अटकना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। विकास का तब अटकता है कि आप कुछ और नीति बना रहे हो, हम कोई और नीति बना रहे हैं।
और बाद में हमारी आपकी पॉलिसी आपस में टकरा रही है। नीति ऐसी बनाई जाए कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। ये कब बनेगा? और हम लोग बोले आपस में बातचीत कर ले, आप क्या बनाना चाहते हो, आप जो नीति अपने राज्य के बनाना चाहते हो ऐसी बनाओ कि केंद्र का टकराव ना पैदा हो और केंद्र इस बात का ध्यान रखेगा। हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो आपके लिए परेशानी का काम ना बने। तो प्रकार की नीतियों में पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जब कॉन्फ्लिक्शन नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी होती है, इससे क्या होता है, जो केंद्र राज्य संबंधों का जो फंक्शनिंग है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग है वो बड़ी स्मूथ हो जाती है, बड़ी सुचारू हो जाती है, बड़ी इफिशिएंट हो जाती है। लेकिन जब टकराव होगा केंद्र राज्यों में, राज्य के बीच टकराव होगा, तो क्या होगा, शासन और प्रशासन ये कारगर तरीके से, प्रभावी तरीके से, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां आपको ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मैकेनिज्म दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो मानते हैं कि जोनल काउंसिल्स जो 5 है, तो उन जोनल काउंसिल्स का जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, उसका एक चेयरमैन होगा, एक क्या होगा, अध्यक्ष, एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा? गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर। केंद्रीय गृह मंत्री इसका चेयरमैन होगा। सदस्य कौन होंगे? जो जोन है, जैसे स्टेट जोन, क्या हम, अच्छा बताइए, यूपी किस जोन में आएगा? जोनल काउंसिल में 5 जोनल काउंसिल बनाई गई है। इन 5 जोनल काउंसिल में यूपी का जोन कौन सा है? पूर्वी है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तरी है, इसके अलावा कोई जोन हो तो बताओ, यूपी का कौन सा जोन होगा? जोनल काउंसिल है, किस जोनल काउंसिल का यूपी मेंबर है? क्या साउदर्न जोनल काउंसिल का यूपी मेंबर है या नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का? यूपी की बात करते हैं, ये बात हर जगह लागू होगी, ये बात हर जोन में अप्लाई की जाएगी। यूपी की बात करते हैं, तो अब सदस्य कौन होंगे? उस जोन के जितने जो मुख्यमंत्री हैं, सदस्य कौन होंगे? each CM of that zone, उस क्षेत्र के माने 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई है। अगर किसी एक की बात करें तो एक माने मध्य जोन है, तो मध्य जोन में जितने सीएम हैं वो जोनल काउंसिल के मेंबर होंगे। हम यूपी की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक जोनल काउंसिल उठा कर देते हैं, हमने उठा लिया अपना वाला मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये समझिए हमने मध्य क्षेत्रीय परिषद उठा लिया। ठीक, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जब मीटिंग होगी तो चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, समझिए जरा। अध्यक्ष होगा गृह मंत्री होगा। सदस्य कौन से होंगे? यहाँ पर जैसे इस जोन में जो स्टेट आ रहा है, यहाँ पर यूपी आ रहा है, तो यूपी का जो सीएम होगा इसका यूपी का। फिर सीएम होगा इस जोन में आ रहा है उत्तराखंड का सीएम होगा, सीएम उत्तराखंड। यहाँ पर एमपी आ रहा है, एमपी का सीएम बैठेगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ रहा है। बस इतने जोन है, ठीक, ये सब सीएम। तो उस सदस्य जोनल काउंसिल क्या होता है, उस जोन के ईच सीएम ऑफ दैट जोन इसका मेंबर हो जाता है। अब मानिए हम थोड़ी देर की बात करें, मानिए वेस्टर्न काउंसिल की बात करते हैं, वेस्टर्न काउंसिल। ठीक, तो अगर वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री होगा। सीएम होगा वहां पर महाराष्ट्र का सीएम बैठेगा, गुजरात का सीएम बैठेगा, गोवा का सीएम बैठेगा। ये 3 स्टेट आते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल में। और वहां पर एक जो है यूटी भी आता है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां का प्रशासक, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बने। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? सदस्य होगा ईच सीएम ऑफ दैट जोन। इसके बाद सदस्य होगा सीएम ऑफ यूपी इन दैट जोन। अगर उस जोन में कोई यूपी पड़ रहा है और वहां सीएम है, ठीक, तो वो जोन का वो सीएम उसका सदस्य हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर
administrator of duty in the zone, अगर उस जोन में कोई केंद्र शासित प्रदेश है और वहां सीएम नहीं होते तो वहां पर प्रशासक होता होगा तो वो उसका सदस्य हो जाएगा। जैसे अब आपको एक दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं, चलिए आप एक हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, वो नहीं आते वहां पे सीएम यहाँ इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए पूरी बात सुनेंगे सारा सब क्लियर हो जाएगा। हम हर चीज को छोटी छोटी चीजों को आपको बता रहे हैं जिनकी बताई नहीं जाती, लेकिन पढ़ाने की प्रक्रिया में अनुभव किया है कि छोटी छोटी बातें अगर आपको ना बताएं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब देखिए हम नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बात करते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय काउंसिल बात करते हैं। मान लीजिए उत्तरी क्षेत्रीय काउंसिल, मान लीजिए इसकी बैठक हो रही है तो इसका चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कोई भी जोनल काउंसिल अध्यक्ष होता है हमारा गृह मंत्री, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक, ये क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन होंगे? उत्तरी क्षेत्रीय पर्सन है, यहाँ पर सीएम होंगे। सीएम होंगे यहाँ पर, पहले राज्यों की बात करते हैं। राज्य होंगे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। इस सीएम ऑफ दैट जोन, इस जोन में जितने जो है सीएम हैं, इस सीएम यहाँ स्टेट है सब, इस सीएम ऑफ दैट जोन उस राज्य में जो जोन हो रहा है जो कहें इस सीएम ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट इन द जोन। अब पूरा हो गया। उस जोन में जो राज्य हैं, उस जोन में जो राज्य हैं, उन राज्यों का प्रत्येक राज्य का सीएम ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, ठीक, सीएम ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। ये सही हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सीएम ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, उस जोन में जितने स्टेट्स हैं उन सबका सीएम। ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अब उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद की बात करें, ठीक, तो उस राज्य में उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद ये राज्य है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सीएम आ जाएंगे। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद में एक ऐसा यूटी पड़ रहा है, दो यूटी पड़ रहा है जहां पर सीएम होते हैं, दिल्ली और जम्मू, एक तो जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली। इस क्षेत्रीय पर्षद में दो ऐसे यूटी पड़ रहे हैं जहां सीएम होंगे, तो इनके सीएम भी आ जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में जो कि सरकार नहीं है, वहां सीएम नहीं, वहां कोई बात नहीं। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद में एक यूटी ऐसा पड़ता है, एक ऐसा पड़ता है जहां सीएम नहीं होते। अच्छा, कौन सा है ऐसा प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद में जहां पर सीएम नहीं होता? लद्दाख, यहाँ पर यूटी में सीएम नहीं होता। उसके बाद चंडीगढ़, यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात पूरी क्लियर हो गई? बात पूरी क्लियर हो गई? अगर उत्तरी क्षेत्रीय पर्षद की बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों से मुख्यमंत्री आ जाएंगे। और अगर वहां पर कोई ड्यूटी है और वहां पर मुख्यमंत्री पाए जाते हैं तो वहां से मुख्यमंत्री आ जाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठेगा, वहां पर अगर कोई ड्यूटी है जहां पर सीएम नहीं होते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वहां एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। अब क्लियर हो जाएगी बात? नोट कर लें सर। हाँ सर, ये नोट कर लें। ये आप सुधार को कर है, आप हमने ये हमने आपको समझाने के लिए कहा, समझाने के लिए दिया है। ये सब आपको एग्जाम को नहीं लिखना है। और सर तो ये है कि यहाँ से मेंस का कुछ नहीं बनते, यहाँ पर बनते भी के मेंस का रेफरेंस दिया जाता है। जब आप फेडरल पॉलिसी पद लिखेंगे तो वहां पर इसका रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए प्रश्न आया कि भारत में
भारत के संघीय सत्ता में तनाव के क्षेत्र क्या है, उनका समाधान क्या है। तो तनाव के क्षेत्र हमने आपको लिखा है, आपको बताना पड़ेगा। तो समाधान होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। समाधान यह है कि केंद्र राज्य लोग आपस में मिलकर बातचीत करें, इस प्रकार के मैकेनिज्म है। उदाहरण देंगे जैसे कि जोनल काउंसिल जो कि नॉन स्टेटमेंट बॉडी है, जैसे कि नीति आयोग जो कि नॉन स्टेट, जोनल काउंसिल स्टेटमेंट बॉडी है। नीति आयोग इस प्रकार से आप बताओगे कि इस प्रकार के डिवाइसेस हैं। ठीक, अब बात पूरी क्लियर हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक, जब बोर्ड होइएगा तो बता दीजिएगा क्लास सर आज छुट्टी क्यों? नहीं हम पहले जब बोर्ड होगा अभी नहीं खत्म हुई। हाँ सर, क्या था? हाँ सर, इसको आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। हमने जो आपको 5-6 पर्सन बताई थी उनके हेडक्वार्टर बताए थे यार, देख लिया ना हेडक्वार्टर बताए थे ना। हाँ सर, किसी का दिल्ली है, किसी का मुंबई है। इस प्रकार की चीजें जो है एग्जाम पूछ ली जाती है, प्रीलिम्स में जो है इस प्रकार की छोटी-मोटी चीजें पूछी जाती है। मेंस में का बस रेफरेंस देना है, इसमें मतलब मेंस स्पेशल पे कुछ नहीं आता। सही व्यवस्था आ रहा है, तो जरा इसका समाधान क्या है आप बताओ। इसका समाधान है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो ये डिवाइसेस हैं हर एक के बारे में दो शब्द लिखना है बस। अच्छा सर उत्तर पूर्व में कौन सा सेंटर होगा? अभी बताएंगे, उत्तर पूर्व भी बताएंगे। इसके अलावा क्या होता है, जो राज्यों हर राज्य में से एक सीएम आ रहा है, अब सीएम का अर्थ ये हो गया कि वहां पर विधानसभा है, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसका एक सीएम है, वहां पर उसकी मंत्री परिषद भी तो होगी। तो हर राज्य से मुख्यमंत्री के साथ उसके 2 मंत्री भी आते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए योगी जाएंगे, योगी अकेले जाएंगे, अपने जो है जो अपने 2 मंत्री जो है मंत्रियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। इसी प्रकार से हर राज्य का सीएम अपने साथ अपने राज्य से 2 मंत्रियों को भी लेके आता है। ठीक, तो जो है प्लस 2 मिनिस्टर्स from each state in the zone। अगर बोलते तो ना तो सब योगी जी आए थे ना। योगी जी अच्छा सर यहाँ पता ही नहीं चला योगी जी आते तो ऐसे तो क्या करो या तो कोई देखो या कोई योगी जी आए हैं, पता चलता तो सभी जाते। अरे आए जो है सेलिब्रिटी आ गया है। अभी आप अपने को समस्या लेके जाओ, आपसे सीधे वो बात नहीं की जाएगी। अभी एक लड़के ने हमको अभी जो लड़का यहाँ आज दिखाया नहीं सोया पड़ता अब नहीं, एक नया लड़का है, एक जो भैया है हाँ भैया उन्हें अपना कुछ अनुभव बताया। वो अनुभव जानने के बाद हमारे दिल में बड़ी खटास क्या सर? अब हर अनुभव है बता दीजिए, बाहर नहीं जाता सर, इधर बता दीजिए सर। आवाज नहीं है उसको डाली इसको कितना क्या जरूरी है बता दो ऐसा कौन सा क्या करोगे टू मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट सर कल बताया स्टेट की 2 मिनिस्टर। ये जो है ये स्ट्रक्चर है। उससे लेके एक राज्य से एक मतलब 2 मिनिस्टर। इसके अलावा भी जो वहां पर जाते हैं अधिकारी जाते हैं, वो अधिकारी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है।
ये जो हम पॉलिटिशियंस वगैरह जाते हैं इनका महत्व होता है। संस्था के अधिकारी होते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है। वोट माने यहाँ पर जब निर्णय किया जाएगा तो वोटिंग से निर्णय होगा ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, समझ लिया। आज एग्जाम में पूछा जाएगा, इस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। जरूरत पब्लिक के बारे में पूछा जाएगा कि ये संवैधानिक निकाय है, आपको बताना है कि नहीं है। इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए होंगे, कहा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ये सारी बातें जानेंगे और आप ये 2 मंत्री होंगे हर जोन से। राज्य पड़ रहा है वहां 2 मंत्री जाएंगे वहां का सीएम भी जाएगा, सीएम भी जाएगा। और अगर वहां पे यूटी पड़ रहा है तो ये देखा जाएगा यूटी में सीएम है तो सीएम आ जाए। अगर उस यूटी में सीएम होता ही नहीं है तो वहां का प्रशासक होता होगा, प्रशासक चला जाएगा। अगर उस जोन में कोई यूटी पड़ ही नहीं रहा है, जैसे हमने यूटी का आपको कैसे बताया जो मध्य जोन है वहां कोई बात नहीं। ये जो है उसका स्ट्रक्चर। बेटा है और भी कैसा अब देखिए एक अध्यक्ष होगा तो एक उपाध्यक्ष तो होगा, एक वाइस चेयरमैन तो होगा। तो हर जोन में जो जोन होता है उस जोन में जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री को 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1 साल बाद भर जाएगा, फिर दूसरे मुख्यमंत्री का नंबर आ जाएगा, फिर वो हट जाएगा, तीसरे का आएगा। ऐसे बारी बारी से एक सर्कल घूमेगा। अब इसमें यूपी की बात करें तो यूपी के जोन में मध्य जोन की बात करें जो मध्य जोन का अवसर जिसमें हम लोग आते हैं, मध्य जोन की बात करें अगर जो सेंट्रल जोन है उसमें कौन राज्य आ रहा है? यूपी आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, एमपी आ रहा है। बस ये 40 राज्य हैं। तो जब मीटिंग होती है तो मान लीजिए वो बना गृह मंत्री हमारे अध्यक्ष बन गए, 1 साल पे यूपी को बना दिया गया उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन। 1 साल बाद यूके को बना दिया गया उत्तराखंड को वाइस चेयरमैन। फिर 1 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म, छत्तीसगढ़ को बना दिया गया, फिर एमपी बना दिया, उसको बना दिया गया। तो बारी बारी से 1-1 साल का मौका दिया जाता है कि आप इस मीटिंग की उपाध्यक्षता करें, आप जो है इसके डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बने। और गृह मंत्री जो है हमेशा जो है इसका क्या बना रहेगा? चेयरमैन बना रहेगा। ठीक, तो बारी बारी से देखिए, बारी बारी से उस जोन के मुख्यमंत्रियों को, बारी बारी से उस जोन के मुख्यमंत्रियों को परिषद की उपाध्यक्ष, परिषद का उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया। परिषद का उपाध्यक्ष बनने का मौका 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो सब क्लियर है कि 1 साल आपका, अब आपका आप सब हो गए, अब क्या आइए आपका, ऐसे बारी बारी से। क्या अंग्रेजी में भी लिखा है? CM of each state in the zone, CM of each state in the zone has an opportunity, has an opportunity to be vice chairman, in the council, to be vice chairman in the council, to be vice chairman in the council by rotation, for
by rotation, holding office by rotation, holding office for a period of holding office for a period of 1 year at a time. 1 year at a time. ठीक? मुझे बता देना कि जनरल ऑब्जेक्ट कैसी बॉडी है, स्टेट बॉडी है, बता दिया था ना। ये स्टेट बॉडी है, कौन सी जो है 1956 के पार्लियामेंट एक्ट द्वारा। दूसरा ये एक डिलिबरेटरी एंड रिकमेंडेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय। हाँ, तो लिख लीजिए क्षेत्रीय परिषदें विचार विमर्श वाली विचार विमर्श विमर्शकारी क्षेत्रीय परिषदें विचार विमर्शकारी और सलाहकारी निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदें विचार विमर्शकारी और सलाहकारी निकाय हैं। हर पॉइंट जो है, हर स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। अर्थात यहाँ पर जो निर्णय किए जाएंगे वो राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। निर्णय कैसे होंगे? देखिए, जब जहाँ कई लोग होते हैं तो जब निर्णय होता है तो वोटिंग द्वारा होता है। वोटिंग अगर मेजॉरिटी फेवर में है वही वोटिंग करेंगे, और तो वोटिंग करेगा नहीं। इसके अलावा सदस्य कुछ और लोगों को जोड़ा जाता है, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। जैसे जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री गया, उत्तर प्रदेश से 2 मंत्री और गए, इनको वोटिंग राइट है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चीफ जो है सेक्रेटरी होगा, यहाँ का जो मुख्य सचिव होगा, ये भी वहां जाएगा, मगर इसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये जो है अपने मुख्यमंत्री को बता के देखो, ये बात है, क्योंकि वो प्रशासक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, वो जितना जानता है उतने योगी या के मंत्री थोड़ी जानते हैं। तो अपने साथ को लेके जाते हैं कि चलो भाई तुम्हें मेरे साथ चलो, सहयोग करते रहे, ठीक, सहयोग करते रहना। तो मुख्य सचिव जाएगा, मुख्य विकास अधिकारी जाएगा या मुख्य विकास आयुक्त जाएगा, इस प्रकार के अधिकारी भी जाते हैं। अगर इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये अपने मंत्रियों को, अपने चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, अब उस पर अब वो निर्णय करे वोटिंग के द्वारा फेवर करना है कि उसका फेवर नहीं करना है। तो अक्सर ये प्रशासक परीक्षा की इंपॉर्टेंट नहीं, ये जिनको वोटिंग राइट किया गया है, ये मेरे लोग हैं, ये डिसीजन मेकर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उनको नहीं लिखा है, प्रशासक जाते हैं, उनको नहीं लिखा है। ये सलाह अब यहाँ पर जो निर्णय हुआ वोटिंग करके, वो राज्यों का बाध्यकारी नहीं, जो एडवाइजरी होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। वो मैंडेट, देखो एक होता है मैंडेटरी, एक होता है एडवाइजरी या रिकमेंडेटरी। जो रिकमेंडेटरी या एडवाइजरी है, जो सलाहकारी है, वो बाध्यकारी नहीं है। तो जो मैंडेटरी होता है वो बाध्यकारी, तो मानना पड़ता है, ये नहीं कि हमारा मन नहीं मानने का, ये नहीं चलेगा नहीं मानने का। ये डिलिबरेटरी और एडवाइजरी बॉडी है, हाँ विचार विमर्श होता है, हम बैठ के और वो सलाहकारी है। और उसके बाद नहीं मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। ऐसा याद रखिए, केंद्र राज्य संबंधों में जब झगड़ा होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है उनके झगड़ों को निपटाने की। वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये नहीं कि कानपुर के अदालत पहुंच जाएंगे, पता उत्तर प्रदेश पर प्रश्न जाके कानपुर में मुकदमा कर देंगे, थोड़ी होगा। सिर्फ और सिर्फ only and only माने exclusively Supreme Court can exercise its jurisdiction over such disputes with respect to central state relation, with respect to state and state relation। तो राज्यों में झगड़ा हो गया, बहुत से डिवाइसेस से वहां बैठ के बातचीत करके सुलझा दो, नहीं तो मैं पास दरवाजे खुले हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बात हो गया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में विवाद हो गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दो रास्ते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर जो है आप सॉल्व करिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। ये हर फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसी व्यवस्था बना के रखी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, माने जो फेडरल डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ निपटाए जाते हैं। और फेडरल डिस्प्यूट्स क्या है? राज्य राज्य के बीच के झगड़े, केंद्र राज्य के बीच के झगड़े। फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? सेंटर और स्टेट एंड स्टेट इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम फेडरल रिलेशन कहते हैं। ठीक, फंक्शंस क्या है अभी? ठीक, देखिए काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट एज सब फेडरल लीग्स, काउंसिल एक्ट पढ़ सकते हैं ना, काउंसिल एक्ट एज सब फेडरल लीग्स ऑफ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर of Indian Federal Structure। परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में, परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में उप संघीय कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में, परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में उप संघीय कड़ी के रूप में कार्य करती है। उप संघीय कड़ी क्या है? सब फेडरल लीग्स क्या है? अगर सेंटर और सभी राज्यों को देखा जाए ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके बीच में छोटे छोटे जो जोन बना दिए, ये क्या हो गया? ये सब फेडरल स्ट्रक्चर हो गए, ये सब फेडरल स्ट्रक्चर हो गई। तुम्हारा समझ आ रही है? उप हो गया। यस, अगर ये पूरी संघीय प्रणाली है जहां पर सेंटर और स्टेट्स हैं, यहाँ सारे स्टेट्स हैं, इनके बीच में छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ इनके बीच में ग्रुप बना दिए। तो ये जो ग्रुप्स हैं इसको कहते हैं उप संघीय कहेंगे, उप संघीय प्रणाली हो गई, उप संघीय व्यवस्था, उप संघीय ये जो है डिवाइस हो गई। ठीक, उपकार पता है ना, उपकार जानते हो कि बड़ी चीजों से छोटी चीजें काटी जाती है उसको उप कहते हैं। तो जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है, उस इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में ये जोन बनाए गए हैं 5। जो जोन जो है ये क्या है? ये सब फेडरल लिंक्स हैं। ठीक, 1 सेकंड, The Act, the Councils Act, Councils Act, Councils Act as cooperation and integration in Indian federal structure। Cooperation and integration in Indian federal structure। परिषदें भारतीय संघीय प्रणाली में, परिषदें भारतीय संघीय प्रणाली में एकीकरण और सहयोग, एकीकरण और सहयोग
के कार्य करती है। अब ये कॉमन सोर्स की बात है। इस प्रकार से इसके अलावा अगर आपको कोई यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है इससे रिलेटेड, जैसे कहा जाए कि जो है जो मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में वो पूरा करने के लिए या उनके स्पीडी और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए पर्सनल कार्य करती हैं, तो करती है एकीकरण होगा तभी तो समझ ना। इस प्रकार से आप क्या बनाते हैं ये देश के भावनात्मक एकीकरण के लिए काम करती है। हाँ करती है। ये जो क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद, इस प्रकार के जितने अलगाववाद है उसको सही करती है। हाँ करती है। और समझा भी? तो आप वो जो भी फंक्शन इससे रिलेटेड बनाएंगे वो सब आपका हाँ है। ठीक, इस प्रकार से काम करती है ताकि राज्यों और केंद्र इस प्रकार सहयोग बनाते हैं ताकि उनके बीच में यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, ना कि उनकी पॉलिसी आपस में टकराए। हाँ करती है। ये सहकारी संघवाद को प्रमोट करती है, ऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। हाँ करती है। इस प्रकार से जहां भी केंद्र राज्य आपस में मिले हैं उसके लिए सब एक कॉमन फॉर्मूला है। इस प्रकार आपको जो सूझ रहा है, आप नहीं पता इसके फंक्शंस क्या है, आपको अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ पता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी है या राज्य सरकार भी है, वो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एडवाइजरी है, डिलिबरेटिव बॉडी है ये है। तो अब वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टैट्यूटरी हो या ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, वो एक इनफॉर्मल डिवाइस है। तो भी अगर वहां आपस में करके बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, और लोग आपस की झगड़े निपटाए और देश की एकता के लिए प्रयास करें। ये अलगाववाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इस प्रकार के जितने भी संकीर्णतावादी प्रवृत्तियां हैं उनको हतोत्साहित किया कर रहे हैं और राष्ट्र के विकास में खूब मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहते हैं सहकारी संघवाद, सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी फॉर्मूला याद रखो। देखिए 1956 में जब ये क्या इंस्टीट्यूटरी बॉडी है, 1956 में एक्ट आया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके द्वारा ये 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। इसके बाद क्या हुआ, बाद में जो है 1971 में एक और पार्लियामेंट का एक्ट आया, वो था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 ये आया। और इसके अंतर्गत इसके द्वारा जो है 1972 में इस प्रकार की काउंसिल बना दी गई, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। भारत में 5 जोनल काउंसिल, उस 5 जोनल काउंसिल में जो है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था कि वो नहीं आता था। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट की जो है एक 1971 में जो है एक एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया और वो 1972 में उस एक्ट के द्वारा एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई। उसके मेंबर कितने हमने आपको लिखा दिए ना, 7 ठीक। और इसका जो फंक्शन है, इसका ही फंक्शन जो है मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ जोनल काउंसिल। इसके फंक्शंस वही हैं जो जोनल काउंसिल के हैं। ठीक, तो लिख लीजिए। लिखा है क्या इसको, लिखाए ये वो आपने दिखाया है, एक और दिन 1921 21 नहीं, 1951 किसके बाद 51 का साल नो, ये कौन सा सरकार को 47 तो हम आजाद हुए हैं, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसका सारी व्यवस्था है। तो क्या लिखा है, हाँ तो ये भी जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये भी डिलिबरेटिव और एडवाइजरी बॉडी हो गई, माने ये भी सांविधिक निकाय हो गया, ये भी विचार विमर्शकारी और परामर्शदात्री निकाय हो गया। और इसके भी वही सारे फंक्शंस हैं कि उस जोन में जितने राज्य हैं उनके जो सहयोग है, उनके समय बताए, उसके विकास के लिए मिलजुल के काम करें, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए मिलजुल के यहाँ काम किया जाएगा। और उनकी कुछ पोषक केंद्र सरकार से होगी, तो हम पर केंद्र गृह मंत्री बैठे हुए हैं, आप में बैठ के हमारा रिजॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस प्रकार से
आपका जोनल कॉन्सेप्ट क्या बच्चे जोनल कॉन्सेप्ट आपकी फीलिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मींस यहाँ नहीं पता, लेकिन जब संघीय व्यवस्था के बारे में आप लेकर होते हैं इसके बारे में, संघीय व्यवस्था के सामने चुनौतियां क्या है, संघीय व्यवस्था के सामने तनाव क्या है और उनका समाधान क्या है, तब आप जो है इसका रेफरेंस देते हो कि देखिए कि उसके लिए इसका समाधान सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जो है ये सारे जो है